हेलो एवरीवन। आज हम डंपिंग यानी राशिपातन के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। सबसे पहले हम राशिपातन का अर्थ जानते हैं। राशिपातन जो होता है एक प्रकार से कीमत विभेद की एक प्रारूप है। कीमत विभेद का मतलब क्या होता है कि आप एक जगह पर कीमत ज़्यादा ले रहे हो और दूसरी जगह पर या दूसरे व्यक्ति से आप उसके मुकाबले कीमत को कम ले रहे हो। तो जब हम राशिपातन की बात करते हैं तो इसके अंदर जो एक उत्पादक होता है वो बाजार को दो भागों में बांट लेता है। मान लीजिए कि भी ये घरेलू बाजार है और ये विदेशी बाजार या अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। तो ऐसे में एक उत्पादक घरेलू बाजार के अंदर तो वस्तु की कीमत ज़्यादा लेता है और उसी वस्तु की अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर कीमत है वो कम लेता है। तो इस प्रकार से कीमत विभेद किया जा रहा है। घरेलू बाजार के अंदर कीमत कुछ और ली जा रही है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर कीमत कुछ और ली जा रही है। तो इसी को हम डंपिंग या राशिपातन कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक जो उत्पादक होता है घरेलू बाजार के अंदर उसकी मोनोपोली होती है और मोनोपोली होने का मतलब क्या है, वहाँ पर वो आसानी से अधिक कीमत ले सकता है। लेकिन जब वही उत्पादक अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर जाता है तो वहाँ पर उसे बहुत सारी प्रतियोगियों का सामना करना पड़ता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर वहाँ पर हो सकता है पूर्ण प्रतियोगिता हो, तो इस कारण से वहाँ पर कम कीमत ले पाता है। तो इस प्रकार का जब सिनेरियो हमारे सामने होता है कि घरेलू बाजार के अंदर एक उत्पादक अधिक कीमत लेता है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर उसी प्रोडक्ट की कम कीमत ली जाती है, तो उस अवस्था को हम डंपिंग या राशिपातन कहते हैं। अब राशिपातन उसके कुछ उद्देश्य होते हैं, क्योंकि राशिपातन जो होता है वो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स को सामने रख करके एक प्रोड्यूसर करता है। तो इसको भी अब आप एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने जो कंपटीटर है, जो प्रतियोगी है, उनको बाहर करना। अब देखिए, जिस प्रकार से एक उत्पादक होता है वो उत्पादक ये चाहता है कि उसके कोई कंपटीटर ना हो। तो घरेलू बाजार के अंदर तो उसके कोई कंपटीटर नहीं होते, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जब वो जाता है तो उसके साथ बहुत सारे कंपटीटर आ जाते हैं। तो ऐसे में वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कीमत इतनी कम कर देना चाहता है कि उसके जो प्रतियोगी है वो उनका सामान बिके ही ना। और जब उनका सामान नहीं बिकेगा तो वो उसके साथ वहाँ कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे, वो वहाँ से अपना प्रोडक्शन बेचना बंद कर देंगे। तो जो डंपिंग करने वाला प्रोड्यूसर होता है उसका पहला उद्देश्य होता है कि वो कम कीमत करके पूरे के पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करे और अपने जो कंपटीटर है उनको प्रतियोगिता से बाहर कर दे। दूसरा इसका जो ऑब्जेक्टिव रहता है कि कोई भी जो प्रोड्यूसर होता है उसे बढ़ते प्रतिफल अगर प्राप्त हो रहे होते हैं तो वो जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा उसे प्रॉफिट उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि जैसे जैसे वो प्रोडक्शन करता जा रहा है वैसे वैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती जा रही है और उसका लाभ बढ़ता जाएगा। तो इसलिए घरेलू बाजार के अंदर वो कीमत ज़्यादा लेता है, लेकिन अगर वो ज़्यादा सामान बेचना चाहता है तो उसका ये प्रयास होता है कि मैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर कीमत कम करूं, क्योंकि जितनी ज़्यादा कीमत कम करेगा उत्पाद की मांग उतनी ज़्यादा बढ़ेगी और जितनी उत्पाद की मांग बढ़ेगी बिक्री उतनी ज़्यादा होगी। और जब बिक्री ज़्यादा होगी तो प्रोड्यूसर वो बढ़ते प्रतिफल का लाभ आसानी से उठा सकता है। तो बढ़ते प्रतिफल का लाभ उठाने के लिए भी एक प्रोड्यूसर बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करना चाहता है और जब बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन वो करता है तो उस उत्पादन को बेचने के लिए उसे कीमत वो कम करनी पड़ती है। तो इसलिए भी वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमत को कम करता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी वस्तु की और ग्राहकों को जोड़ना। अब शुरू के अंदर जब कोई भी प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्ट लेकर के बाजार में जाता है तो जो ग्राहक होते हैं वो उस प्रोडक्ट के प्रति अनजान होते हैं। तो ऐसे में जो पहले से इस्टेब्लिश्ड प्रोड्यूसर है, जो पहले से ही वहाँ पर सामान बेच रहे हैं, जिनके पास में ग्राहक जुड़े हुए हैं, वो उन ग्राहकों को अपनी तरफ जोड़ना चाहता है। तो इसके लिए वो उनको थोड़ा लालच देता है। लालच किस चीज़ का, कि वो उन ग्राहकों को वो कम कीमत के ऊपर सामान उपलब्ध करवाता है। यानी अपने प्रोडक्ट की वो कम कीमत रखता है और कम कीमत रख करके वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों को अपने तरफ जोड़ने का प्रयास करता है। तो इसके लिए भी वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर नए ग्राहक जोड़ने के लिए कीमत को कम रखा जाता है।
नेक्स्ट है वस्तु के अवांछित स्टॉक से छुटकारा पाना। कई बार कोई प्रोड्यूसर जो होता है वो इतना ज़्यादा प्रोडक्शन कर लेता है कि उसका जो है सामान आवश्यकता से ज़्यादा उसके पास पड़ा रहता है। तो घरेलू बाजार के अंदर सारा सामान नहीं बिक रहा है उसका, उसके पास में जो है आवश्यकता से ज़्यादा स्टॉक हो जाता है। एक निश्चित स्टॉक तो कोई भी प्रोड्यूसर अपने साथ पास रखना चाहता है ताकि अचानक मांग बढ़े तो उसके ग्राहक खाली ना जाए, वो उनकी मांग को पूरा कर सके। लेकिन कई बार ये स्टॉक जो होता है आवश्यकता से ज़्यादा हो जाता है, तो उस स्टॉक से छुटकारा पाने के लिए जो प्रोड्यूसर है वो प्रोड्यूसर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो है कम कीमत करता है ताकि उसका जो सामान है वो निकल जाए। जिस प्रकार से ये सेल लगाते हैं, तो सेल वाले भी तो यही करते हैं कि जब उनका सामान स्टॉक में ज़्यादा हो जाता है, बिकता नहीं है, तो उसके लिए उसको सेल के माध्यम से निकालने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार राशिपातन का एक उद्देश्य ये भी होता है कि जो अवांछित स्टॉक है उसको निकाला जाए। नेक्स्ट होता है मांग की भिन्नता का मांग की जो लोच है उसकी विभिन्नता का फायदा उठाना। अब घरेलू बाजार जो होता है उसके अंदर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इकाई से कम होती है। इसका मतलब वहां पर वो अगर ऊंची कीमत भी लेता है तो ऊंची कीमत लेने के बावजूद भी मांग में ज्यादा कमी नहीं होती। और दूसरा हो सकता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है उसके ऊपर मांग की लोच इकाई से ज्यादा हो, तो अगर वहां पर वो कीमत को थोड़ी सी भी कम करता है तो डिमांड उसकी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी जिसका बेनिफिट उसको होगा। तो इस प्रकार से जो अलग अलग बाजारों के अंदर अलग अलग कीमत होती है, उस कीमत का लाभ उठाने के लिए भी प्रोड्यूसर जो होता है वो राशिपातन करता है। इसके बाद है कि राशिपातन की अवस्था के अंदर किस प्रकार से कीमत का निर्धारण होता है और किस प्रकार से उत्पादन का निर्धारण होता है, या हम ये कह सकते हैं कि डंपिंग की सिचुएशन के अंदर किस प्रकार से संतुलन का निर्धारण होता है। तो इसके अंदर हम पहले से तो ये देखते हैं कि इसमें दो प्रकार की कीमतें होंगी। एक तो वो कीमत जो घरेलू बाजार के अंदर निर्धारित होगी और उसी के साथ में हम वो कीमत भी देखेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्धारित होती है। तो इसमें हमें दो प्रकार के संतुलन देखने को मिलेंगे, एक तो घरेलू बाजार का संतुलन और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय या विदेशी बाजार का संतुलन। राशिपातन में कीमत और उत्पादन का निर्धारण करने के लिए सबसे पहले तो हम ये मान लेते हैं कि जो उत्पादक है उसके लिए एक तो घरेलू बाजार है और घरेलू बाजार के अंदर उत्पादक जो होता है वो उसकी मोनोपोली होती है। और दूसरा इसके अंदर हम ये मान लेते हैं कि दूसरा जो बाजार हो विदेशी बाजार या अंतर्राष्ट्रीय बाजार है जिसमें पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। इन दो मान्यताओं के आधार पर हम जो है आगे राशिपातन की अवस्था में कीमत निर्धारण को देखेंगे। तो इसमें जो उत्पादक होता है वो उस अवस्था के अंदर संतुलन में होगा जब वह अधिकतम लाभ प्राप्त करेगा। तो अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी कंडीशन होती है वो हमने पहले भी देखा है, अब भी वही सेम रहेगी। पहली कंडीशन होती है एम आर इक्वल टू एम सी होना चाहिए, कि सीमांत आय जो है सीमांत लागत के बराबर होनी चाहिए। और दूसरी जो संतुलन की शर्त है या अधिकतम लाभ की शर्त है वो ये है कि सीमांत आय जो होती है सीमांत लागत वक्र को, सीमांत यहाँ पर ये सीमांत आय वक्र नहीं सीमांत लागत वक्र है, कि सीमांत यहाँ पर सीमांत लागत है कि ये जो सीमांत लागत वक्र है वो सीमांत आय वक्र को नीचे से कट करे, यानी एमसी जो है एमआर को नीचे से कट करनी चाहिए। तो ये संतुलन की कंडीशन है वो सेम रहेगी। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से संतुलन का निर्धारण किया जा सकता है। यहाँ पर ओ एक्स अक्ष के ऊपर हमने आउटपुट लिया है और ओ वाई एक्स के ऊपर जो है रेवेन्यू कॉस्ट और प्राइस को लिया गया है। तो ये जो है सबसे पहले घरेलू बाजार के ए आर और एम आर कर्व है जिसको हमने ए आर एच और एम आर एच दिखाया है। ए आर एच का मतलब कि हाउस होल्ड यानी घरेलू क्षेत्र के अंदर जो ए आर, और दूसरा जो है एम आर एच है वो घरेलू क्षेत्र के अंदर सीमांत आय वक्र है। अब हमें पता है कि अगर हम घरेलू बाजार के अंदर संतुलन का निर्धारण करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एमसी कर्व चाहिए। तो ये हमारे पास में जो एमसी कर्व है। अब ई बिंदु के ऊपर एम आर इक्वल टू एम सी है, इसका मतलब ई बिंदु के ऊपर संतुलन का निर्धारण होगा और संतुलन की जो मात्रा है वो ओ क्यू है, यानी घरेलू बाजार के अंदर एक प्रोड्यूसर जो ओ क्यू मात्रा का जो वो बिक्री करने के लिए तैयार है और इसी बिंदु के ऊपर उसको अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। और यहाँ पर जो कीमत निर्धारित होती है वो ओ पी कीमत निर्धारित होती है, क्योंकि कीमत का निर्धारण जो होता है वो ए आर कर्व के द्वारा होता है कि संतुलन वाली रेखा जहां पर भी ए आर कर्व को टच करती है वहीं पर जो कीमत का निर्धारण होता है। अब हम ये देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जब हम ए आर और एम आर कर्व बनाते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हमें पता है कि पूर्ण प्रतियोगिता है
और पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर AR और MR जो होते हैं वो OX के समानांतर होते हैं। तो ये हमारे पास में पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय बाजार का जो है AR और MR है। ARW यानी वर्ल्ड का जो है AR, और दूसरा जो है MRW यानी वर्ल्ड मार्केट के अंदर MR, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। अब यहाँ पर भी देखिए संतुलन की कंडीशन वही है, MR इक्वल टू MC होना चाहिए। तो MR इक्वल टू MC किस बिंदु पर हो रहा है? E1 बिंदु के ऊपर। यहाँ पर MC जो है MR को नीचे से कट कर रही है, और यहाँ पर जो है संतुलन का जो निर्धारण हो रहा है OQ1। तो इस प्रकार से एक जो प्रोड्यूसर है वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के अंदर तो कीमत कम लेगा, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के अंदर उसे जो OP1 कीमत निर्धारित हो रही है, तो कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर कम है, और वहां पर जो उत्पादन ज्यादा है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में वहां पर तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर जो वहां पर कीमत है वो उसको कम मिलेगी, लेकिन वो जो है वहां पर बिक्री ज्यादा करेगा। इसके विपरीत अगर हम घरेलू बाजार के अंदर देखें तो वो OQ मात्रा का प्रोडक्शन करके वहां पर अधिकतम लाभ प्राप्त करेगा, और यहाँ पर जो कीमत है वो OP कीमत निर्धारित होती है। तो OP ग्रेटर देन OP1, इसका मतलब घरेलू बाजार की कीमत जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमत से ज्यादा है। दूसरा, घरेलू बाजार के अंदर जो प्रोडक्शन है वो OQ इज लेस देन OQ1, इसका मतलब घरेलू बाजार का उत्पादन जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के उत्पादन से कम है। तो इस प्रकार से ये जो चित्र है वो ये दिखाता है कि किस प्रकार से एक साथ जो है डंपिंग की अवस्था के अंदर संतुलन का निर्धारण होता है। यहाँ पर संतुलन कीमत का निर्धारण हो गया घरेलू बाजार के अंदर, संतुलन की मात्रा का निर्धारण हो गया, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर संतुलन कीमत का निर्धारण हो गया, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर संतुलन कीमत का निर्धारण और संतुलन की मात्रा का निर्धारण होता है। तो इस प्रकार से हम जो है डंपिंग की अवस्था के अंदर संतुलन का निर्धारण करते हैं या कीमत और उत्पादन का निर्धारण करते हैं। नेक्स्ट है शुद्ध एकाधिकार और विभेदीकृत एकाधिकार में अंतर। एकाधिकार जो होता है, जैसा कि हमने पहले की वीडियो में देखा था, उसके जो है दो रूप हो सकते हैं, एक तो शुद्ध एकाधिकार प्योर मोनोपोली, और दूसरा विभेदीकृत एकाधिकार डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। तो इन दोनों में जो है क्या अंतर है वो अब देखते हैं। सबसे पहला कीमत की प्रकृति में अंतर, कि जो शुद्ध एकाधिकार होता है, शुद्ध एकाधिकारी वो अवस्था होती है जिसके अंदर एकाधिकारी जो उत्पादक जो होता है वो सभी क्रेताओं से एक समान कीमत लेता है। यानी शुद्ध एकाधिकार के अंदर कीमत विभेद नहीं होता, कीमत जो है वो समान होती है, चाहे कोई भी प्रोड्यूसर है वो जो होता है प्रत्येक जो ग्राहक आता है उस ग्राहक से एक समान कीमत लेता है। इसके विपरीत विभेदीकृत एकाधिकार के अंदर जो कीमत विभेद किया जा सकता है, यानी वहाँ कीमत विभेद की संभावना होती है। कीमत विभेद का मतलब विभेदीकृत एकाधिकार के अंदर अलग अलग ग्राहकों से जो है अलग अलग कीमत वसूल की जा सकती है। तो इस प्रकार से जो नेचर ऑफ प्राइस है वो मोनोपोली, जो प्योर मोनोपोली है उसके अंदर कोई जी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, कीमत विभेद नहीं होता। इसके विपरीत जो विभेदीकृत एकाधिकार है यानी डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली है उसके अंदर जो कीमत विभेद पाया जाता है। तो प्योर मोनोपोली और जो डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली है दोनों में पहला डिफरेंस ये है। दूसरा जो डिफरेंस है वो है उत्पादन, आय, लाभ की मात्रा में अंतर। शुद्ध एकाधिकार की तुलना के अंदर अगर हम देखें तो जो विभेदीकृत एकाधिकार होता है उसके अंदर उत्पादन की मात्रा ज्यादा होती है। उत्पादन की मात्रा इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि कुछ ग्राहकों को वो कम कीमत के ऊपर सामान देगा तो वहां पर जो उसकी बिक्री ज्यादा होगी, और जब बिक्री ज्यादा होगी तो वो प्रोडक्शन भी ज्यादा करेगा। दूसरा, विभेदीकृत एकाधिकार के अंदर अगर हम ये देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो है वहां पर काफी कम कीमत पर सामान बेचा जाता है, तो वहां पर भी जो है उत्पादन की मात्रा ज्यादा होती है, और जब उत्पादन की मात्रा ज्यादा होगी तो वहां पर जो है बिक्री भी ज्यादा होगी, उससे आय भी ज्यादा होगी। और तीसरा, इसके अंदर जो लाभ की संभावना भी अधिक होती है क्योंकि कुछ ग्राहकों से जो है कीमत विभेद की अवस्था में बहुत ज्यादा कीमत वसूल कर लेता है, जिससे उसका प्रॉफिट भी ज्यादा होता है। इसके विपरीत अगर हम शुद्ध एकाधिकार देखें तो शुद्ध एकाधिकार के अंदर जो है कम कीमत करके उत्पादन को नहीं बढ़ाया जा सकता, इसकी वजह से उसकी आय कम रहती है और उसका लाभ है वो भी कम रहता है। तो शुद्ध एकाधिकार की तुलना के अंदर जो विभेदीकृत एकाधिकार है उसके अंदर उत्पादन, आय और लाभ की मात्रा वो ज्यादा होने की संभावना रहती है। नेक्स्ट है सामाजिक प्रभाव। शुद्ध एकाधिकार के अंदर जो एकाधिकारी होता है वो सभी ग्राहकों से एक ही कीमत लेता है। इसमें अगर उसके पास में कोई गरीब वर्ग का व्यक्ति आता है तो उससे भी वही कीमत ले रहा है,
उसके पास में अगर अमीर तबके का व्यक्ति आ रहा है तो उससे भी वही कीमत ले रहा है, तो इसके कारण जो इसका समाज के ऊपर कोई विशेष अच्छा प्रभाव नहीं होता, क्योंकि एक गरीब से अमीर के बराबर जो कीमत लेना एक प्रकार का अन्याय है। तो ये सामाजिक न्याय के विपरीत है। इसके विपरीत जब हम विभेदीकृत एकाधिकार की बात करते हैं तो इसमें गरीबों से जो है कम कीमत ली जाती है और जो अमीर होते हैं उनसे ज्यादा कीमत ली जा सकती है। अब जब गरीबों से कम कीमत ली जाएगी तो उनको कुछ लॉस होगा, लेकिन वो उस लॉस की भरपाई अमीरों से ज्यादा कीमत लेकर के कर लेते हैं। तो इस प्रकार जब गरीबों को कम कीमत के ऊपर सामान उपलब्ध करवाया जाता है विभेदीकृत एकाधिकार की अवस्था में, तो उसके कारण जो समाज के कल्याण में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से विभेदीकृत एकाधिकार होता है वो सामाजिक दृष्टिकोण से बेहतर होता है शुद्ध एकाधिकार की तुलना में। नेक्स्ट है धन का पुनर्वितरण। शुद्ध एकाधिकार के अंदर जो होता है सभी से एक ही समान कीमत ली जाती है, तो इससे धन का जो कोई भी पुनर्वितरण नहीं होता। पुनर्वितरण का मतलब क्या होता है कि एक व्यक्ति के पास में जो धन है उस धन का जो बंटवारा है किसी दूसरे व्यक्ति के पक्ष में होता है। तो जब विभेदीकृत एकाधिकार को अपनाया जाता है तो इसके अंदर गरीबों से कम कीमत ली जाती है। अब जब गरीबों से कम कीमत ली गई तो उत्पादक को नुकसान होता है, और जब उत्पादक को नुकसान होता है तो वो उस नुकसान की भरपाई जो है वो अमीरों से ज्यादा कीमत लेकर के करता है। तो इससे अमीरों का जो धन था वो उसका बेनिफिट किसको मिल रहा है, उसका बेनिफिट कम कीमत के रूप में जो है गरीबों को मिल रहा है। तो इस प्रकार से ये जो धन का पुनर्वितरण है, पुनर्वितरण का मतलब एक के धन का लाभ दूसरे को मिलना, तो इसके अंदर जो है धन का जो पुनर्वितरण है वो गरीबों के पक्ष में होता है, यानी अमीरों के पास में जो धन था उसका बेनिफिट जो है गरीबों को मिलता है। तो इस प्रकार से ये जो विभेदीकृत एकाधिकार है ये धन के पुनर्वितरण में भी काफी सहायक होता है। नेक्स्ट है सार्वजनिक सेवाओं का अस्तित्व। शुद्ध एकाधिकार जो होता है उसके कारण जो सार्वजनिक सेवाओं को प्रदान करना हो सकता है कि भी पॉसिबल ना हो, क्योंकि सामाजिक सार्वजनिक सेवाओं का मतलब होता है कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनको कुछ विशेष जरूरी आवश्यकताओं को उपलब्ध करवाना। लेकिन गरीब तबके के लोगों को हम तभी सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध करवा सकते हैं अगर हम कम कीमत के ऊपर बेचें। तो इस अवस्था के अंदर अगर सभी से एक समान कीमत ली जाएगी, क्योंकि शुद्ध एकाधिकार के अंदर गरीबों को कम कीमत पर देना है लेकिन कीमत एक ही ले सकते थे, इससे अमीरों को भी कम कीमत पर देना पड़ेगा। तो इसके कारण जो होता है उत्पादन जो होता है उसकी जो कीमत होती है वो लागत से भी कम हो जाती है, नहीं उसकी एवरेज कॉस्ट है उससे भी कम कीमत होने की वजह से नुकसान होने लगता है, जिसके कारण जो सार्वजनिक सेवाओं का जो वो अस्तित्व समाप्त हो सकता है। लेकिन इसके विपरीत अगर आप विभेदीकृत एकाधिकार अपनाते हैं तो विभेदीकृत एकाधिकार के अंदर जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनको जो कीमत होती है वो एवरेज कॉस्ट से कम होगी, एशिया जो उससे कम होगी। इसका मतलब यहाँ पर जो उसको हानि हो रही है, लेकिन उस हानि की भरपाई जो है अमीर व्यक्तियों से उनकी जो एवरेज कॉस्ट है उससे ज्यादा कीमत लेकर के जो भरपाई की जा सकती है। तो जिसके कारण जो है सार्वजनिक सेवाएं जो है उपलब्ध करवाना पॉसिबल होता है। अगर ये अवस्था ना हो तो सभी को अगर कम कीमत के ऊपर उपलब्ध करवाई जाएगी वस्तु तो उसके कारण नुकसान होगा, और नुकसान होगा तो जो ज्यादा समय तक इस प्रकार की सेवाओं को जारी रखना पॉसिबल नहीं होगा। तो विभेदीकृत जो एकाधिकार है उसके अंदर जो है सार्वजनिक सेवाओं का अस्तित्व बना रहता है, लेकिन शुद्ध एकाधिकार के अंदर सार्वजनिक सेवाओं का अस्तित्व शायद रह सकता है और नहीं भी रह सकता। ये हमने डिस्कस कर ही लिया। इसके बाद है जो वो परीक्षण। परीक्षण के अंदर हम ये देखते हैं कि अभी तक हमने जो डंपिंग वाला किया है और जो प्योर मोनोपोली और जो डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली किया उसमें हम जो अब तक क्या कुछ समझ पाए हैं। अगर नीचे दिए गए क्वेश्चंस हम कर पाते हैं तो इसका मतलब कि हमारे जो टॉपिक क्लियर है। अगर हम नहीं कर पाते हैं तो एक बार आपको जो पुनः इसको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो एक बार आप जो है सेल्फ असेसमेंट कीजिएगा। राशिपातन क्या होता है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि राशिपातन के पीछे क्या कारण होते हैं या किस उद्देश्य से जो राशिपातन किया जाता है। और नेक्स्ट है कि शुद्ध एकाधिकार किस प्रकार से विभेदीकृत एकाधिकार से भिन्न होता है, यानी शुद्ध एकाधिकार और विभेदीकृत एकाधिकार के अंदर कौन कौन से अंतर हैं। ये तीनों अगर आपको क्वेश्चन जो वो क्लियर है इसका मतलब ये टॉपिक भी आपको क्लियर है।
इसी के साथ अपना ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।